वेलकम टू मौर्य क्लासेस। आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों से कल के लिए बड़ा माफी चाहता हूँ। बड़ा कल के दिन हमारा वीडियोस नहीं आ पाया था बिकॉज बड़ा हेल्थ थोड़ा इशू था, ठीक है ना, जिसके कारण बड़ा मैं वीडियोस नहीं बना पाया था, इसलिए आप लोगों को वीडियो नहीं मिली होगी। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ बड़ा, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएगा क्योंकि हेल्थ थोड़ा ठीक है बड़ा, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि एग्जाम से पहले पहले हम सारे चैप्टर्स अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम लोग जैसे हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद में बोर्ड के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने लाने वाले, मतलब एसएस की तैयारी तो हम बहुत बढ़िया तरीके से कराने वाले हैं। आप सभी लोगों को वीडियो को अच्छी तरीके से देखते रहना है और समझते रहना है। वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। आज का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण। आज का टॉपिक का नाम यही है और इसको हर एक पॉइंट को बेटा मैं डिटेल में समझाऊंगा कि भाई विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा बेटा कि एक्चुअल में विकासशील अर्थतंत्र होता क्या है, ठीक है ना बेटा। तो देखिए बेटा, पहला पॉइंट क्या लिखा है कि विकसित अर्थतंत्र और विकासशील अर्थतंत्र व्यक्ति आय के आधार पर दोनों अलग अलग किए जाते हैं। अर्थात अगर मैं कहूं कि जो देश होते हैं ना, देश, कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश, इसको दो भागों में बांटा गया है। देशों को दो भागों में बांटा गया है, एक विकसित देश और दूसरा विकासशील देश। सर पता कैसे चलता है कि कौन विकसित है और कौन विकासशील है? तो दोनों के ये जो प्रति व्यक्ति जो आय बड़ा, इनके आधार पर, यानी प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति की औसतन आमदनी के हिसाब से दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है ना बड़ा। तो हर एक व्यक्ति की इनकम के आधार पर उस व्यक्ति को अलग अलग किया गया। इन देशों को दो भागों में बांटा गया, एक विकसित देश, दूसरा विकासशील देश। दोनों अलग किसके आधार पर किए गए हैं? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति की आमदनी की बात हो रही है, ठीक है। उसके आधार पर विकासशील और विकसित देशों को अलग अलग किया गया है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर विकसित देश कौन कौन से होते हैं, तो आपको नाम एक ही लिखना पड़ा, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, ये लोग विकसित देश में आते हैं। विकासशील देश में कौन आता है? जैसे कि हमारा भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये लोग इसमें आते हैं बड़ा, विकासशील देशों के अंदर आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है बड़ा? विश्व बैंक के 2004 के विश्व विकास लेख में 735 अमेरिकन डॉलर से कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को विकासशील अर्थतंत्र के रूप में जाना जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि विश्व बैंक ने 2004 में कहा था, क्या कहा था कि जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय सालाना एक साल पर 735 डॉलर से कम होगा। ये किसकी साइन है बाबू? ये जो साइन है बड़ा, ये डॉलर की साइन है। यानी विश्व बैंक ने 2004 में कहा था कि जिस देशों का प्रति व्यक्ति आय सालाना आय 735 डॉलर से कम है, उसे हम विकासशील अर्थतंत्र कहेंगे या विकासशील देश कहेंगे। विकासशील देश किसे कहा जाएगा? विश्व बैंक ने 2004 में कहा था कि जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय सालाना 735 डॉलर से कम होता है, उसे विकासशील देश कहा जाता है। और विकासशील अर्थतंत्र को बड़ा, इसके जो लक्षण है बड़ा, वो एक एक करके बड़ा हम एक एक पॉइंटों को क्या करेंगे, समझेंगे। जितने भी पॉइंट बड़ा, इस सारे पॉइंट को हम लोग डिटेल वाइज एक एक लक्षण को समझाएंगे, जिसमें हमारा पहला लक्षण क्या निकल के आता है बड़ा, उसे भी समझ आपको पता चल गया ना विकासशील देश क्या होता है। विकासशील देश किसे कहते हैं? जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय सालाना 735 डॉलर से कम हो, उसे हम विकासशील अर्थतंत्र कहते हैं। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि विकासशील अर्थतंत्र किसे कहते हैं या विकासशील देश किसे कहते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय $735 से कम हो
उसे कहते हैं विकासशील अर्थतंत्र। चलिए पॉइंट नंबर 2, पहला पॉइंट क्या लिखा है बेटा यहाँ पर? पहला पॉइंट क्या लिखा है कि विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय दर नीचा हो और जनसंख्या अधिक हो। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ने से उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी? कम होगी। और अगर प्रति व्यक्ति आय कम होगा तो उनका जीवन स्तर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अर्थात मैं बताता हूँ बड़ा कि अगर देश की कमाई, देश की कुल कमाई अगर बहुत कम हो, देश की कुल कमाई अगर कम होती है और जनसंख्या ज्यादा होता है, तो अगर जनसंख्या ज्यादा होगा तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा? कम होती है। और अगर प्रति व्यक्ति आय कम होगा तो लोगों का जीवन स्तर क्या हो जाएगा? एकदम कमजोर हो जाएगा। उनकी जीवन शैली क्या हो जाएगी? एकदम नीचे चली जाएगी। मतलब खाना पीना खाने में दिक्कत होगा, पहनावे में दिक्कत होगा, फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड हो पाएगी, क्योंकि लोगों की इनकम कम है ना। लोगों के पैसे, अगर लोगों के पास पैसे कम होंगे और जनसंख्या ज्यादा होगी तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हर एक इंसान की इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और लोगों का, अगर लोगों का इनकम कम हो जाएगा तो लोगों का जो जीवन स्तर है बेटा, जीवन शैली जो है वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? तो ये है पहला पॉइंट कि हमारे देश का क्या है? प्रति व्यक्ति आय बहुत नीचे है, बहुत कम है, जिसके कारण लोगों का जीवन स्तर भी क्या है? बहुत नीचा है, कमजोर है। चलिए पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे बेटा, जनसंख्या पे। जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा? विकासशील देशों में अगर जनसंख्या अधिक होती है तो ऐसे देशों में जनसंख्या वृद्धि दर 2% या उससे अधिक भी होती है। अर्थात इन देशों में लोगों की जनसंख्या अगर तेजी से बढ़ती है या 2% से ज्यादा वृद्धि दर क्या होता है? सामान्य होता है। यानी बढ़े पर कितना बढ़ना चाहिए? सिर्फ 2% जितना, लगातार नहीं बढ़ना चाहिए। उससे क्या होती है? हमें प्रॉब्लम होती है। हमारे देश का विकास होने में क्या होता है? टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारे देश का ऑल ओवर विकास नहीं हो पा रहा है। कृषि क्षेत्र में अवलंबन, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि आज हम लोग किसके ऊपर अवलंबन, मतलब होता है डिपेंड होना। आज हम किसके ऊपर निर्भर है बेटा? किसान के ऊपर, खेती के ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर है। जैसे विकासशील देशों में कृषि एक मुख्य आर्थिक प्रवृत्ति, मतलब सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है बेटा? कृषि दे रहा है। अगर कृषि नहीं होता बेटा तो हमारा काम नहीं चलता। देश में 60% से भी अधिक लोग रोजगारी किसके ऊपर निर्भर है? खेती के ऊपर निर्भर है। तो देश की राष्ट्रीय आय कृषि का योगदान कितना है? 25% है। मैं आपको सही भाषा में समझाता हूँ। यानी 60% से भी ज्यादा लोग खेती के काम से जुड़े हुए, मतलब 60% लोग ऐसे हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, खेती से जुड़े हुए, खेती से नौकरी मिलती है। और देश की आय में खेती का हिस्सा लगभग 25% जितना है, जिसके कारण उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास क्या हुआ है? कम हो पाया है। क्योंकि पूरा का पूरा काम विकास कौन कर रहा है? खेती बाड़ी कर रहा है। तो यानी अगर खेती बाड़ी नहीं होती कि 60% लोग खाली खेती से रोजगारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें से देश की कुल राष्ट्रीय पैसा कौन कवर कर रहा है? हमारा खेत। सिर्फ 25% हिस्सा तो खाली खेत ले जा रहा है, कृषि क्षेत्र ले जा रहा है। ठीक है, इससे हमारे देश का क्या हो पा रहा है? विकास नहीं हो पा रहा है। ना उद्योगों में विकास हो पा रहा है, ना सेवा क्षेत्र में विकास हो पा रहा है, क्योंकि 60% लोग तो खेती से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण हमारे देश का विकास नहीं हो पा रहा है। आगे, आय का वितरण असमान, यस, यानी कि इक्वलिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। किसी को इनकम ज्यादा मिल रही है, किसी को इनकम कम मिल रही है। तो क्यों कम मिल रही है भाई? सबसे पहले तो बड़ा यहाँ पर समझ लो, देखो पैसा अमीरों के पास ज्यादा है और गरीबों के पास बहुत कम। सबसे पहला क्या है कि अमीरों के पास तो पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन गरीबों के पास पैसा बहुत कम है। सिर्फ 20% अमीर देश के लोग 40% कमाई अपने पास रखते हैं। इन्हें 20% अमीर लोग या अमीर देश की बात करूं, 40% सिर्फ अपने पास है और 20% गरीब लोग के पास सिर्फ कमाई कितना है? 10%। सिर्फ 10% जितना ही कमाई कर पा रहे गरीब देश। गांव और शहर दोनों जगह गरीबी अमीरी में बड़ा अंतर होता है। जैसे कि विकासशील देशों में आय और उत्पादन के साधनों का बंटवारा असमान है, क्योंकि दोनों का समान है।
असमानता ये गांव में भी देखने मिलता है, शहर, दोनों क्षेत्रों में देखने मिलता है। और देश में सिर्फ 20% किसके पास है? अमीर लोगों के पास, जिसमें 40% हिस्सा तो वो खुद रखते हैं। अमीर लोग हैं 20% लोग देश में, लेकिन इसमें से 40% हिस्सा तो अमीर लोग के पास पैसा है। और जो निम्न स्तर पे जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के पास 20% हिस्सा है राष्ट्रीय आय का, लेकिन कमाई कितना है? सिर्फ 10% है। इस प्रकार से बड़ा देश की आय और संपत्ति ये धनिक लोगों के पास ही ज्यादा है, गरीब लोग तो और गरीब देखने को मिलते। यानी ये हमारे देश में क्या है? अनइक्वलिटी, असमानता देखने को मिलती है। अमीरों के पास ज्यादा है, गरीबों के पास कम है, जिसके कारण हमारे देश का क्या हो रहा है? विकास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सरकार भी मदद किसी कर रही है? अमीरों का कर रहा है, गरीबों का थोड़ी कर रहा है। और अगर गरीबों का विकास नहीं करेंगे तो देश का विकास कैसे होगा भाई? समझ रहे हो ना भाई? चलिए, इसमें और भी सबसे बड़ा कारण क्या है? बेरोजगारी। आज हम बेरोजगारी की बात करें तो लोगों के पास काम नहीं मिलता है। लोगों को काम नहीं मिलेगा तो भाई काम नहीं करेंगे, तो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? और खाएंगे नहीं तो भाई क्या होगा? बीमार होंगे, बीमार नहीं होंगे तो भाई मरेंगे। तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई लोगों के पास काम नहीं मिलता। बेरोजगारी 3% से भी ज्यादा हो गई। और अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी हमको देखने को मिलती है। कहीं कभी कभी मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है, छुपी बेरोजगारी देखने को मिलती है, औद्योगिक बेरोजगारी देखने को मिलती है, अलग अलग बेरोजगारी हमको मिलती है। मौसमी बेरोजगारी का मतलब था जो सिर्फ मौसम के आधार पे हमको नौकरी मिलती है, उसके आधार पे फिर मौसम खत्म हो जाता है तो बेरोजगारी वापस हो जाती है। छुपी बेरोजगारी, हाँ हम लग रहा है कि भाई काम कर रहे हैं, उनके काम करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। औद्योगिक बेरोजगारी, जब तक भाई आपका इंडस्ट्रियल चल रहा है, जब तक आपका बिजनेस चल रहा है, तब तक आपको काम मिल रहा है। जिस दिन आपका इंडस्ट्रियल, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, उस दिन काम मिलना भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये लंबे समय का बेरोजगारी चल रहा है। मीनिंग बेरोजगारी विकासशील देशों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। अगर आप चाहते हो कि देश का विकास हो तो सबको नौकरी। देशों में बेरोजगारी का प्रमाण, श्रमिकों की संख्या 3% से भी ज्यादा हो गया। और देशों में बेरोजगारी अलग अलग स्वरूप में देखने को मिलता है, जैसे कि मौसमी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी पाई जाती है। ये जो लंबे समय की बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, ये लंबे समय से बड़ा ये लोग बेरोजगार, लोगों के पास काम ही नहीं है बड़ा। ठीक, तो अगर लोगों के पास काम नहीं होगा तो लोग काम नहीं करेंगे, और जब काम नहीं करेंगे तो देश का विकास कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता था। और इसके बाद और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारे देश में। एक प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश की गरीबी कम नहीं है। और अगर हमारे देश की गरीबी कम नहीं होगी तो देश का विकास नहीं होगा। गरीब विकासशील देश का एक राष्ट्रीय लक्षण माना जाता है। जो लोग अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे अनाज, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य ये भी नहीं पूरा कर पा रहे, उन्हें गरीब माना जाता है। आपसे अगर कोई कहे ना कि भाई गरीब कौन है? गरीब मतलब अपनी बेसिक जरूरत वाली चीजें भी ना पूरा कर पाते हैं। ना उनको पढ़ाई का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, ना कपड़े का ठिकाना है, ना रहने का ठिकाना है, ना स्वास्थ्य का ठिकाना है, किसी भी चीज की बड़ा सुविधा नहीं मिल रही है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? गरीब कहलाएगा। लोगों के पास खाना, पहनने, रहने, पढ़ाई, इलाज का साधन नहीं है। जब इलाज का साधन नहीं होगा, किसी भी चीज का साधन नहीं होगा, तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? हर 3 में से 1 आदमी गरीब होता है। भी तो अगर बात मैं कहूँ, जितनी भी जनसंख्या है उसमें से तीसरा भाग तो हमारा गरीब है। यानी हर एक 3 परिवार में एक इंसान तो गरीब होता है, क्योंकि वो सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ना उसको खाने का ठिकाना, न रहने का, न कपड़े का, न आवास का, न शिक्षा का, किसी भी चीज का उसका ठिकाना है नहीं। तो इंसान क्या बनेगा? वो गरीबी बनेगा ना। न इंसान पढ़ पा रहा है, न इंसान उसके पास पैसे हैं, किसी भी चीज की सुविधा है ही नहीं। जो जब उसके पास रहने का, खाने का, पहनने का, इलाज कराने का पैसा नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तो ये भी विकासशील अर्थतंत्र का क्या है? लक्षण का। अब द्विमुखी अर्थतंत्र का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। विकासशील देशों में अर्थतंत्र द्विमुखी पाया गया है। एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़ी कृषि पद्धति, पुरानी यंत्र सामग्री, रुचिकर सामाजिक ढांचा, कम उत्पादन पाया जाता है। दूसरी तरफ शहर क्षेत्र में औद्योगिक उद्योग, नई उत्पादन पद्धति, औद्योगिक यंत्र और वैश्विक जीवन शैली पाई जाती है। दोनों के बीच में अंतर बताता हूँ, ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं, देश में 2 तरीके अर्थव्यवस्था होती है, एक गांव है और शहर। ध्यान से समझने पर, गांव में आज भी लोग
पुराने तरीके से खेती बाड़ी करते हैं, जैसे कि गाय भैंस, जो गाय होता है ना, जिसे हम लोग एक्चुअली में बैल कहते हैं, बड़ा बैलों से जुताई करते हैं। और अगर बैल जिसे पुरानी तरीके से खेती करते हैं, तो खेती पुरानी तरीके से करेंगे भाई, तो उत्पादन भी क्या होगा, कम होगा। और पुराने तरीके से क्या करते हैं वो लोग, हर एक चीज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उत्पादन कम हो जाता है। लेकिन बड़ा शहर में आप देखोगे बड़ा, तो शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, बड़े बड़े कंपनी या फैक्ट्री देखने को मिलेगा, बड़ा इस तरीके का बड़ी बड़ी फैक्ट्री देखने को मिलेगी, नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, शहर में नई नई सुविधाएं देखने को मिलेगा। हॉस्पिटल की फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ की, ठीक है। अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग नई नई सुविधाएं मिलती है हमको, हमको सारी सुविधाएं शहर में प्राप्त होती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें, गांव में जाएंगे, तो गांव में बड़ा आज भी वही पुरानी खेती होती है, उत्पादन कम होता है, पुराना तरीका ही आजमाते हैं हम लोग, वो नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जिसके कारण क्या हो रहा है हमारे देश में, ये गरीबी के कारण बड़ा हमारा देश डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। आज भी हम गांव में जाएंगे तो आपको इस तरीके के घर देखने को मिलेंगे बड़ा, इस तरीके के बड़ा, और इस तरीके के आपको बैलगाड़ी का वो देखने को मिलेगा। आज भी गांव में जाओगे बड़ा, तो आपको ये सब चीजें देखने को मिलता है, इस तरीके के घर वगैरह देखने को मिलता है। लेकिन जब शहर में आओगे बड़ा, तो आपको ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह, इस तरीके से बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बड़ा ये अनइक्वलिटी है ना, द्विमुखी है ना, द्विमुखी मतलब दो, हमारा देश की जो अर्थव्यवस्था है बड़ा, वो दो तरीके से है अर्थव्यवस्था है। देश में तो बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, लेकिन गांव में उतना विकास नहीं हो पा रहा है, उतनी सुख सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पा रही है। और जिसके कारण क्या हो रहा है बड़ा, गांव के लोग शहर में आ रहे हैं, और जब शहर में आएंगे तो वापस से वो सुख सुविधा क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। जिसके कारण क्या हो रहा है, अगर गांव में फैसिलिटीज नहीं बढ़ाओगे, तो सिंपल सी बात है, गांव के लोग शहर में ही आएंगे, तो जिससे जनसंख्या बढ़ेगा, और जनसंख्या बढ़ेगा तो भाई क्या होगा, लोग देश का विकास नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि हमारे देश में क्या है, द्विमुखी अर्थतंत्र है, दो तरीके की अर्थव्यवस्था है। द्विमुखी मतलब दो तरीके की अर्थव्यवस्था है, एक गांव है, दूसरा शहर है। गांव में पुरानी खेती होती है, कम उत्पादन होता है, पुराना तरीका यूज करते हैं। और गांव और शहर की बात करें तो नई नई फैक्ट्रियां होती, नई नई तकनीकी होती, नई नई सुविधाएं मिलती है हमको, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है। मूलभूत अपर्याप्त सेवाएं, कौन कौन सी सेवाएं हमको प्राप्त होती है, अगर देखो, अगर मैं बात करूं, जहां पर विकास अनिवार्य मूलभूत सेवाएं, यानी जहां पर विकास हुआ है, वहां पर क्या क्या मिलता है, स्कूल, परिवहन, संचार, बिजली, स्वास्थ्य, बैंकिंग, ये सारे कम विकास होता है, उन देशों को विकास का अनुरोध बढ़ता है। यानी कि अपर्याप्त होता है, यानी विकास किसको नहीं कहेंगे, जहां पर स्कूल ना हो, हॉस्पिटल ना हो, रोड ना हो, बिजली ना हो, बैंक की कोई भी सुविधाएं ना हो भी, लेकिन बहुत कम मात्रा में हो, तो वहां का देश का क्या होता है, विकास हो रहा है, बट बहुत धीमे गति से हो रहा है। जब सभी जगह पे अलग अलग स्कूल मिल जाएंगे, अलग अलग रोड बन जाएंगे, बिजली मिल जाएगी, बैंक की सुविधा मिल जाएगी, हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल जाएगी, तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि भाई वहां पर विकास हो रहा है। यहाँ पर विकास हो तो रहा है, पर बहुत धीमी गति से हो रहा है, ठीक है। अब बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप समझ लो। इसका मतलब क्या होता है कि ये देश ज्यादा खेती के सामान और कच्चा माल विदेश को भेजते हैं। ये लोग क्या करते हैं, खेती ज्यादा करते हैं देश में, माल सामान ज्यादा उगाते हैं, लेकिन ये जो कच्चा माल होता है ना, ये विदेशों को भेजते हैं, और विदेशों को भेजेंगे, वहां से दाम क्या मिलता है, कम मिलता है। लेकिन विदेश की महंगी मशीनें, सामान खरीदते हैं हम लोग अपना जो कच्चा माल होता है वो सस्ते दाम में बेचते हैं उनसे, और वहां से महंगे महंगे मशीनें खरीदते हैं हम लोग, सामान खरीदते हैं, और इससे कमाई कम होती है, खर्चा ज्यादा होता है, क्योंकि आप जो बेच रहे हो उसका दाम कम मिल रहा है, लेकिन आप विदेशों से जो सामान मंगा रहे हो तो बहुत महंगी चीज है, और जिसके कारण कमाई कम होता है, खर्चा ज्यादा होता है। तो इसका मतलब यही बना कि देश पर विदेशी कर्ज ज्यादा है, लोन ज्यादा बड़ा है, हमारा देश बहुत कर्जे में बड़ा, बहुत ज्यादा कर्जे में है। क्योंकि भारत में ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, यही सब विकासशील देश के अच्छे लक्षण पाए जाते हैं। मतलब अगर कहें तो विकासशील देशों में विदेशी स्वरूप का ढांचा अलग अलग है, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि किसान जो भी उत्पादन करता है, बगीचे में जो भी चीजें, कच्चे माल, जो भी धातु बनाते हैं, उसको निर्यात करते हैं, उसको विदेशों में भेजते हैं, और निर्यात का जो मांग होता है वो कम होता है, और भाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
क्योंकि भाव कम हो जाएगा, क्योंकि हम सस्ते में बेचेंगे तो भाई हम वहां से जो भी चीज निर्यात करेंगे उसकी इनकम क्या होगी, कम। लेकिन बड़ा हम जो भी चीज मंगाएंगे यंत्र सामग्री वो बहुत महंगी महंगी होगी। तो जब बहुत महंगी महंगी होगी तो भाई कर्जा तो क्या होगा, बढ़ेगा ही ना, लोन ज्यादा ही होगा ना। हमारे ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, विदेशी कर्जा हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा। ये सब भारत के बड़ा राष्ट्रीय लक्षण माने जाते हैं बड़ा। जैसे वस्तु का भाव अधिक होने से आयात का खर्च ज्यादा हो जाता है। विकासशील देशों में विदेशी व्यापार की शर्तें प्रतिकूलन होने से देश का विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है। क्योंकि बड़ा हम लोग क्या करें, सस्ते दाम में बेच रहे हैं, वहां से महंगे महंगे सामान खरीद रहे हैं, और जिसके कारण हमारे ऊपर कर्जा ज्यादा बढ़ गया है। ये सब की सब विकासशील देश की क्या है बड़ा लक्षण पाए जाते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे तो ये 9 के 9 लक्षण आपको याद रखना पड़ेगा। कि अगर कोई पूछे कि भाई विकासशील देश के लक्षण कितने हैं, तो टोटल 9 लक्षण हैं। और सभी को बड़ा मैं शॉर्ट में एकदम आसान भाषा में समझाया था। इसे आपको क्या करना है, पढ़ना है। और इसमें से बड़ा आपको क्या पूछेंगे, एमसीक्यूज पूछेंगे। क्या पूछेंगे, एमसीक्यूज पूछेंगे। तो अच्छे से आपको क्या करना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है और समझना है बेटा। ठीक है, आई होप आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कल के लेक्चर में क्या पढ़ाने वाला हूँ एक बार समझ लें। कल के लेक्चर में पढ़ेंगे आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्ति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।